स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट साल 2016 में पूछे गए उमूमी आगाही, जिसे जनरल अवेयरनेस या फिर आम मालूमात कहते हैं, उन्हीं के सवालात के जवाबात का मैं पूरी तफसील के साथ साल 2016 के सवालात को हल करूंगा, तफसील के साथ आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं उमूमी आगाही यानी जनरल अवेयरनेस के सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला सवाल है 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन दोनों ममालिक के दरमियान खेला गया था। 1877 में क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन दो ममालिक के दरमियान खेला गया था। ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी न्यूजीलैंड और भारत, डी भारत और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। यानी 1877 में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 15 से 19 मार्च को मेलबर्न में खेला गया था। 15 से 19 मार्च को मेलबर्न में खेला गया था। हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला शाह फैसल अवार्ड किस शख्सियत को दिया गया था। पहला शाह फैसल अवार्ड किस शख्सियत को दिया गया था। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए अल्लामा इकबाल, बी अल्लामा यूसुफ़ुल क़रज़ावी, सी मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, डी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। तो इसका सही जवाब है डी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी, जिन्हें पहला शाह फैसल अवार्ड दिया गया था। शाह फैसल अवार्ड ये सऊदी हुकूमत के द्वारा दिया जाता है। मज़हब इस्लाम के लिए नुमाया कार करने वाली शख्सियत को दी जाती है। अब हमारा अगला सवाल है कोटलिया या चाणक्य की तसनीफ़ का नाम क्या है। कोटलिया या चाणक्य की तसनीफ़ का नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समाजशास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब है डी अर्थशास्त्र। ये बहुत ही आम सवाल है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। कौटिल्य या चाणक्य की तसनीफ़ का नाम अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट सवाल, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है। अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए डिस्पूर, बी गांधीनगर, सी इम्फाल, डी पोर्ट ब्लेयर। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन ए में कुछ थोड़ा सा तफसील जान लेते हैं। डिस्पूर आसाम की राजधानी है, बी में गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, और सी में इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। तो अब बाकी रहा डी। तो अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। अगला सवाल है हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म कौन थे। हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मिसेस इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने थे, तो पहले नायब वज़ीर आज़म ये बिल्कुल नहीं थे। और मिसेस इंदिरा गांधी, जिनके साथ ही रिकॉर्ड है कि वो पहली महिला यानी पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून हैं। बाबू जगजीवन राम जो कि सबसे लंबे अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक वो मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, यानी मिनिस्टर्स सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने का रिकॉर्ड बाबू जगजीवन राम के साथ जाता है। तो हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म के लिए ऑप्शन हमें यहाँ पे सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किस इजलास में भारत छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया था। ऑप्शन ए दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मद्रास और डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है डी मुंबई, जो कि 1942 में हुआ था। और इसी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो तहरीक या क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज़ किया था। अब हमारा अगला सवाल है मौलाना आज़ाद को
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस साल में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था? भारत रत्न अवार्ड ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अवार्ड है जो हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत को दी जाती है। तो इसका सही जवाब है 1992, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था उनकी वफ़ात के बाद। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो हाथ नामी तसनीफ़ की मुसन्निफ़ा कौन है? दो हाथ नामी तसनीफ़ की मुसन्निफ़ा कौन है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए सालेहा आबिद हुसैन, बी क़ुर्रतुल ऐन हैदर, सी असमत चुग़ताई, डी जीलानी बानो। तो इसका सही जवाब है असमत चुग़ताई, सी ऑप्शन सबसे सही जवाब है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मज़हब इंसानियत यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का बानी या फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, बी अगस्ट कामटे, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब है डी अगस्ट कामटे। मज़हब इंसानियत यानी रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का फाउंडर अगस्ट कामटे हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रॉबर्ट ई कान को किस चीज़ का मोजिद तस्लीम किया जाता है? रॉबर्ट ई कान को किस चीज़ का मोजिद के माने होती हैं इन्वेंटर या फिर आविष्कारक, जैसे हिंदी में आविष्कारक कहते हैं, माना जाता है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविज़न, सी कंप्यूटर और डी इंटरनेट। तो इसके हम सारे ऑप्शन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रेडियो का इन्वेंटर मार्कोनी को माना जाता है, जबकि रेडियो का इन्वेंटर मार्कोनी, टेलीविज़न का इन्वेंटर जे.एल. वेयर्ड, और ऑप्शन सी में जो है कंप्यूटर के इन्वेंटर हैं चार्ल्स बेबेज। तो हमारे ऑप्शन बाकी रहा डी में इंटरनेट है, यानी रॉबर्ट ई कान को इंटरनेट का मौजिद तस्लीम किया जाता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसका ताल्लुक़ हैवानात की जमात पस्तानिया से है? किसका ताल्लुक़ हैवानात की जमात पस्तानिया से है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए व्हील मछली, बी मेंढक, सी खरगोश, डी सांप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्हेल मछली। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद मुल्क की हैसियत से बांग्लादेश का वजूद कब अमल में आया? आज़ाद मुल्क यानी बांग्लादेश कब प्रॉपर तौर पे एक अपना मुल्क बना? ऑप्शन है ए 1947, बी 1962, सी 1971 और डी 1990। तो इसका सही जवाब है सी 1971 में बांग्लादेश मुल्क का वजूद आया। उस वक्त हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी थी। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सऊदी अरब के मौजूदा शाह का नाम क्या है? सऊदी अरब के मौजूदा शाह का नाम, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शाह फहद, बी शाह खालिद, सी शाह अब्दुल्ला और डी शाह सलमान। तो इसका सही जवाब है डी शाह सलमान। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान करने वाली चीज़ है कि ये क्वेश्चन जो कि साल 2016 का है, तो उस वक्त शाह सलमान ही थे, इस वजह से इसका ये जवाब वही सही होगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात की ज़रूरत होती है क्योंकि यह कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ज़रूरी है, यह किसका कौल है? यानी एक कोटेशन यहाँ पे बताया गया है कि इंसान को ज़िंदगी में मुश्किलात की ज़रूरत होती है क्योंकि यह कामयाबी से लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए ज़रूरी है, यह किसका कौल है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी महात्मा गांधी और डी APJ अब्दुल कलाम। तो ये इसका सही जवाब होगा डी APJ अब्दुल कलाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। साल 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से है, और ये हर साल सब फिल्म इंडस्ट्री में सबसे अब तक पूरी ज़िंदगी में नुमाया कारनामा अंजाम देने वाली शख्सियत को दी जाती है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए मनोज कुमार, बी दिलीप कुमार, सी पृथ्वीराज कपूर और डी शशि कपूर। ऑप्शन पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे।
बी दिलीप कुमार। यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसे हैं जिनमें से चारों को दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी न किसी साल दिया गया है, लेकिन अलग अलग साल में। इस सवाल में हमें 15 में किन्हें दिया गया था इनके बारे में जानना है। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, बी में दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को 1994 में दिया गया था। ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर को 1971 में दिया गया था। शशि कपूर को 2014 में दिया गया। और ऑप्शन ए में है जो कि मनोज कुमार। मनोज कुमार इसका सही जवाब है। साल 2015 में ही मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आलमी यौम साइंस डे यानी वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 28 फरवरी, सी 1 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। यानी 28 फरवरी को आलमी यौम साइंस वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। अब हमारा अगला सवाल है, हुकूमत हिंद ने किस साल से 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के दिन के तौर मनाने का आगाज़ किया? यानी हुकूमत हिंद भारत सरकार ने किस साल से 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का शुरुआत किया या प्रारंभ किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2008, बी 1958, सी 1992 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए 2008। यानी साल 2008 से 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाया जाने लगा। इसमें एक ऑप्शन आप देख रहे हैं कि बी जो कि 1958। तो 1958 में मौलाना की वफ़ात हुई थी और 1992 में मौलाना को भारत रत्न मिला था। मौलाना को भारत रत्न 1992 में मिला था। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईरान की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। ए ईरानी दिनार, बी ईरानी डॉलर, सी ईरानी रियाल और डी ईरानी रुपया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईरानी रियाल। क्या है सही जवाब? ऑप्शन सी ईरानी रियाल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेमेटोलॉजी किस मजमून की शाख या ब्रांच है? नेमेटोलॉजी किस मजमून का ब्रांच है? कौन से क्षेत्र का है? ऑप्शन देखते हैं। ए साइकोलॉजी, बी जूलॉजी, सी एस्ट्रोनॉमी और डी आर्कियोलॉजी। तो अब ऑप्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हिंदी या उर्दू में। साइकोलॉजी यानी जिसे नफ्सियात कहते हैं, मनोविज्ञान, तो ये तो होगा नहीं। बी जूलॉजी यानी जिसे हैवानियात कहते हैं। आप बता सकते हैं बी सही है या नहीं है। और सी एस्ट्रोनॉमी जिसे उर्दू में इल्मुन नुजूम या फिर ज्योतिषी विभाग और जो सब आता है उसी सब एस्ट्रोनॉमी उसे कहते हैं। ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी जिसे हिंदी में पुरातत्व या फिर उर्दू में आसार कदीमा कहते हैं। तो चारों ऑप्शन जान जाने के बाद आपका आंसर भी अब क्लियर हो गया हो कि नेमेटोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी नेमेटोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट का ही ब्रांच है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नज़म वंदे मातरम का शायर कौन है? नज़म वंदे मातरम का शायर कौन है? वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र पाध्याय, सी इकबाल, डी सावरकर। तो इसका सही जवाब होगा बी बंकिम चंद्र चटर्या। इसमें आप दो ऑप्शन और भी देख रहे हैं जिसमें से एक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन अधिनायक लिखा था, यानी राष्ट्रगान की तसनीफ़ रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से लिखा है।
जबकि ऑप्शन बी में जो बंकिम चंद्र चटर्जी को देख रहे हैं, उन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है, और ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। आनंद मठ से नज़म वंदे मातरम को लिया गया है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साल 2016 जो कि करेंट अफेयर से सवाल है, साल 2016 में आईएएस टॉपर कौन है? ये साल 2016 के क्वेश्चन है, इस वजह से 2016 के पूछे गए। अगर इस साल 2019 के सवालात आएंगे तो हो सकता है कि कोई और ही पूछा जाए, तो उस वक्त के हिसाब से हम इसके जवाब देंगे। ऑप्शन ए आर्तिका शुक्ला, ऑप्शन बी टीना डॉबी, सी अतहर आमिर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है टीना डॉबी। और अतहर आमिर जो कि सेकेंड टॉपर रहे थे आईएएस के, यूपीएससी के। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? किस शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए मिर्ज़ा गालिब, बी जोश मलिहाबादी, सी मीर तकी मीर और डी मोमिन। तो इसका सही जवाब है सी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना का नाम क्या है? यानी हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़जाना, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए राजनाथ सिंह, बी अरुण जेटली, सी सुषमा स्वराज और डी उमा भारती। तो इसका सही जवाब है बी अरुण जेटली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और लफ्ज़ जियोमेट्री, ज्योमेट्री में जियो का मतलब क्या है? ज्योमेट्री जो कि ज्योग्राफी से आता है, जियो का मतलब क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आदाद, बी नुकात, सी ज़मीन और डी शक्ल। तो इसका सही जवाब है सी ज़मीन। ज़मीन, जियो का मतलब ज़मीन होता है। अगला सवाल हमारा है, उत्तराखंड में इस वक्त किस जमात की हुकूमत है? ये भी एक करेंट अफेयर से है सवाल। उत्तराखंड में इस वक्त किस जमात की हुकूमत है? यानी उत्तराखंड में मौजूदा दौर में, वर्तमान में कौन सी पार्टी की सरकार है? ऑप्शन देखते हैं। ए बीजेपी, बी कांग्रेस, बागी ग्रुप या बागी ग्रुप, सी कांग्रेस, डी गवर्नर राज। तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है कि ये साल 2016 में पूछा गया था, इस वजह से साल 2000 में इसका सही जवाब कांग्रेस होता। लेकिन अगर 19 में अभी अगर देखा जाए तो 19 में अभी बीजेपी की हुकूमत है। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका हमारी इस वीडियो के देखने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपको मंतिकी व तज्ज़ियाती तालील के साथ, जिसे लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग कहते हैं। हम आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। और चलते चलते आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपने मुस्तकबिल को या फ्यूचर को बेहतर कामयाब बना सके। शुक्रिया।